वेलकम टू द बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर, है कि नहीं। और जिस तरह से हमने वन शॉट वीडियो देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसी तरह से हम देखेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ ऑसिलेशन। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। ओके, तो ऑसिलेशन के बारे में आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे वन शॉट वीडियो में किस तरह से इसके यानी कि जनरल जस्ट ऊपर से देखेंगे, जस्ट लाइक रिविजन। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये भी बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ओके, मोशन पीरियोडिक यानी कि टाइम के साथ, यानी कौन सी भी चीज अगर टाइम के साथ रिकरिंग होती रहती है उसे क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। यानी कि क्या, कोई भी चीज अगर आप स्कूल जाते, अगर वो वही टाइम पे स्कूल जाते और वही टाइम पे वापस आते, वही टाइम पे अगर फिर से स्कूल जाते अगले दिन और वही टाइम पर वापस आते, तो वो आपकी जो मोशन है वो कैसी हो गई, पीरियोडिक मोशन हो गई। ओके, आपकी एक्टिविटी क्या हो गई, पीरियोडिक मोशन हो गई। उसी तरह से अगर सपोज मोशन ऑफ क्लॉक हैंड, ओके, सो मिनट हैंड है, क्लॉक हैंड है, कोई भी है, उसका जो हैंड है वो कैसा करता रहता, पीरियोडिक टाइम, यानी कि क्या 12 आवर नंतर वो हमेशा यहाँ पे दिखेगा, 12 आवर नंतर यहाँ पे दिखेगा। कौन, जो आवर हैंड है, मिनट आवर हैंड 1 मिनट के बाद यहाँ पे दिखेगा, है कि नहीं। इस तरह से सेकंड हैंड उस तरह से वो कैसा है, पीरियोडिक इन मोशन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जिस तरह से मोशन ऑफ रोटेटिंग फैन, वो भी क्या करता है, अगर फुल स्पीड में हुआ तो एकदम फुल स्पीड में हुआ तो मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इस तरह से। नेक्स्ट है इसी में ऑसिलेशन क्या होता है फिर। ओके, ऑसिलेशन क्या है फिर, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एसएचएम क्या है, ओके, तो एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन। ओके, एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यानी कि क्या, अबाउट द फिक्स पॉइंट ये क्या करता है, टू एंड फ्रो करता है। ओके, आपका जो आवर एंड है ये टू एंड फ्रो करता है क्या, नहीं करता है। ये फिक्स पॉइंट के ऊपर टू एंड फ्रो करता है क्या, नहीं करता है। बट जो हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें क्या रहता है कि कौन सा भी चीज हो वो कैसे करती रहती है, टू एंड फ्रो करती रहती है। टू एंड फ्रो यानी कि क्या, टू एंड फ्रो यानी कि क्या, द वाइब्रेटिंग एट हिज ओन पॉइंट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट जो होगा उसके साथ पे वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। ओके, एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द नीडल स्विंग इन द मशीन की जो नीडल स्विंग है वो कैसी रहती, अगर फिक्स पॉइंट है उसका तो एक फिक्स पॉइंट के पास ऐसे करती रहती है कि नहीं, यानी कि अप एंड डाउन होती रहती। ओके, एग्जाम्पल है। और ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सभी के सभी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे क्या, नहीं होंगे। बट जो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो विच विल बी ऑलवेज पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज है लीनियर एसएचएम में कि द रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि क्या, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ओके, पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। उसकी ओरिजिनल पोजीशन है जो कोई भी है उसको मेंटेन करने के लिए जो फोर्स एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम, रिस्टोर यानी कि क्या, उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने के लिए जो करता है उसे क्या कहते हैं हम, रिस्टोरिंग फोर्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड ऑन अ पार्टिकल, ओके, एंड इस मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल होता, ओके, वो अगर टू एंड फ्रो कर रहा होगा ये इन दो पॉइंट में, ए एंड बी पॉइंट में, ओके, तो फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, यानी कि ओरिजिनल एंड जो एक्सट्रीम पॉइंट है और जो अपना पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो क्या रहता है, अपना फोर्स डिपेंड रहता है। यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अपना फोर्स होगा। ओके, इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्प्रिंग ली, ओके, स्प्रिंग मोशन ली, उसको अगर आपने ब्लॉक लगाया, ओके, आपने अगर जितना ज्यादा खींचा वो उतने फास्ट क्या होता, अपनी पोजीशन रिटेन करता है कि नहीं। अगर आप देखें तो आपने जितनी फास्ट कॉम्प्रेस किया या फिर जितने फास्ट पुल किया तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन के लिए आने के लिए उतने फास्ट आएगा, है कि नहीं। यानी जितनी ताकत आपने लगाई उतनी ताकत से वो क्या करेगा, खुद को खींचेगा, उस पॉइंट को खींचेगा, तो उसे उसी पोजीशन पे क्या करते हैं हम, रिस्टोरिंग फोर्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड अगर देखे तो निगेटिवली डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, यानी कि क्या, निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो वेक्टर क्वांटिटी के उल्टा यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्लियर है रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है इसमें एक दिया हुआ है कि इसको लिखते कैसे। अगर फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके है कि नहीं। और फोर्स इज इक्वल टू, देन फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, है कि नहीं। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, ओके। सो अब कैसे, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, मास, अब जो ओमेगा है, बट अपना जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ओके। ओमेगा स्क्वायर ये भी क्या है, ये भी बताऊंगा आपको, ओके। सो ये ओमेगा क्या होता है, के इंटू एक्स, ओके। इसको लिख दिया के अपॉन एम, इसको इधर रख गया के अपॉन एम, है कि नहीं। सो ए इज इक्वल टू अपना जो वैल्यू है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सो ओके। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो ओमेगा क्या डिफाइन करता है यहाँ पे, ओके। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड, ओके। ओमेगा इज अ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यानी क्या, अब यहाँ तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो फिर एंगुलर स्पीड क्यों आई, ओके। सो ये जो 2-3 थिंग्स है इसको कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, ओके। सो एंगुलर स्पीड क्या क्यों आई, यहाँ पे तो एंगुलर जैसा कोई चीज ही नहीं हुई, बट इसको आप लिख सकते कैसे, अगर आपको लीनियर मोशन है उसको कन्वर्ट किया एज अ कंपेयर कर सकते हैं हम सर्कुलर मोशन के साथ, ओके। सो लीनियर सिंपल लीनियर हार्मोनिक मोशन को कंपेयर कर सकते किसके साथ, ऐसे जो अपना सर्कुलर मोशन है, ओके, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पर भी लिखी जा सकती है, यानी कि जो सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा है यानी कि क्या एंगुलर स्पीड है उसको हम यहाँ पे लिख के देख सकते हैं, ओके। तो आप देखेंगे इसको जो एक अप्रोच है, अप्रोच जो दिखाएगा आपको इसी वीडियो में दिखेगा, ओके। सो बनी रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, यानी स्प्रिंग के साथ मास ऑसिलेटर कैसे किया। आपको क्या कहेगा, कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, ओके। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट यानी क्या, उसके लिए कितना फोर्स कांस्टेंट यानी कि फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या कहते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू, ओके। यानी कि फोर्स कितना लगेगा एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, ओके। अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स लगा 5 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/5 यानी कि क्या 2, ओके, 2 न्यूटन पर मीटर, ओके। इस तरह से होगी फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट यानी क्या, आप देख सकते हैं कोई भी स्प्रिंग को अगर वो पतली हो, एकदम थीन वायर से बनी हुई है, तो उसके लिए फोर्स कम लगेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग वायर से बनी हो तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। बट जो वैल्यू है के की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो इट इज अ ओरिजिनल वैल्यू उस स्प्रिंग के ऊपर ही डिपेंड रहती। नेक्स्ट है इसके बाद जो बताया हुआ है कि रिलैक्स पोजीशन में आप देख सकते हैं डायग्राम क्या दी हुई है, इस तरह से डायग्राम होगी कि एक स्प्रिंग है उसके साथ ब्लॉक अटैच है, ओके, इस ओरिजिनल पोजीशन में। व्हेन द ब्लॉक इज मूव डिस्प्लेस फ्रॉम राइटवर्ड, अगर ब्लॉक को हमने राइटवर्ड की तरफ मूव डिस्प्लेस किया, ओके, अगर ब्लॉक को अगर राइटवर्ड की तरफ डिस्प्लेस किया तो आपको दिखेगा कि इट विल बी, यहाँ पर अगर इसको डिस्प्लेस करके इस तरह से अगर ला दिया, ओके, स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी। अगर वो डिस्प्लेसमेंट किया किधर किया, एक इधर की तरफ, तो फोर्स की तरफ लगने आपको फील होगा, आपको फोर्स क्या होगा, फील होगा। ये जो फोर्स है वो नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स की तरफ मूव होगा उसके अपोजिट में, यानी कि जितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा उतने ही फोर्स है वो क्या होगा, रिस्टोर करने लगेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। यही रूल सभी की तरफ होता है, एसएचएम में कौन सा भी रूल हो तो इसी के ऊपर ही होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी माइनसली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसमें क्या है, के दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कैसा कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, फोर्स ऑन विच द बॉडी टेंड्स टू इट्स मीन पोजीशन, यानी कि क्या, मीन पोजीशन में जाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं हम, रिस्टोरिंग फोर्स। स्टेबल पोजीशन, जो कोई भी पोजीशन है उसे स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए, ओके। सो मीन पोजीशन के ऊपर आपको अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है, टर्म्स यानी कि क्या, कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मीन पोजीशन यानी क्या, टू एंड फ्रो करते समय जो भी पोजीशन होगी जहां से एक्चुअल फोर्स, जहां पर एक्चुअल फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ओके। मोशन जहां से स्टार्ट होगी वो नहीं होगा, ओके। मोशन जहां से स्टार्ट होगी उसे मीन पोजीशन नहीं कहती। अगर आप देखिए, ओके, इस तरह से अगर आपने स्प्रिंग को पहले ही एक्सटेंड किया हुआ है, और वहां पर आपने क्या समझा, एकदम ऐसे स्प्रिंग को एक्सटेंड करके आपको रखा है
और आपने बाद में कहा इसकी ये मीन पोजीशन है, क्योंकि ये मीन पोजीशन यानी कि क्या ये स्टॉप है, बट ऐसा नहीं। जहां पर भी फोर्स जीरो लगेगा, फोर्स जीरो कहाँ पे लगेगा, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हुआ तो फोर्स क्या होगा, जगह जीरो हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब उसकी मीन पोजीशन जहां पर कि फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। एंड एक्सट्रीम पोजीशन विल द व्हेन एक्सट्रीम पोजीशन का कैसे होगी, जहाँ पे फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम, restoring force is maximum at that point, that point is called as extreme point. ओके, नेक्स्ट है इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, टू एंड फ्रो करता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट इक्वेशन, इक्वेशन कैसे निकालने। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करते रहना। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं, इज इक्वल माइनस ऑफ के एक्स, इसको कन्वर्ट किया। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद माइनस ऑफ के एक्स किया। आपको क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को यहाँ पे मास को यहाँ पे लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। सो माइनस ऑफ के बाई एम यानी कि क्या, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो माइनस नहीं, सॉरी, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर आपने अभी पुट किया तो भी चलता, बाद में पुट किया तो भी चलता। ओके, सो आप बाद में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन को वहां पे लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x डबल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है। ओके, सो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यहाँ पे पुट कर लिया डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ। अगर आपने पुट किया तो आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, d2x स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द SHM। ओके, SHM का ये इक्वेशन है। इसी SHM के जो इक्वेशन है इसके ऊपर से आप डिफरेंट इक्वेशन ला सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट इक्वेशन कैसे ला सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पे। दिस इज द मेन इक्वेशन। व्हाट इज दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन। ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन। ओके, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन। ओके, द इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4, इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे के बाई एम की वैल्यू रख दी ओमेगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट को कैसे निकाली, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, क्योंकि मोशन हो रही है, मोशन होने का, मोशन जब होती और जब जहां पर भी फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, जहां पर भी मोशन है तो वहां पे वेलोसिटी आएगी। ओके, वेलोसिटी आई यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आया। सो हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के। सो फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है, एट द मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन कौन सी होती है, उतनी ज्यादा उसके एम्पलीट्यूड। ओके, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए। सो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगता है, ए पर, यानी कि फोर्स कितना होगा मैक्सिमम, वो होगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता के इंटू ए। ओके, सो इसको अरेंज कर दिया अच्छे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ये। ओके, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी कहाँ पे मैक्सिमम होती, सो वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन के थ्रू निकालना पड़ेगा। ओके, देखते हैं हम इसको कैसे निकाला है। पहले एक्सेलरेशन को कैसे निकाला है। ओके, एक्सेलरेशन देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन ऐसा था। ओके, हमें तो पता है d2x बाई dt स्क्वायर नथिंग बट एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन रख दिया एंड k इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी ये। ओके, इसको ये डिफाइन कर दिया यार, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ के, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या डिफाइन करता है, दिस एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, उसे क्या कहते हैं हम, जो ये इक्वेशन है फॉर एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या हो गया, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट बताया हो इसमें कि द एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, विच विल बी मैक्सिमम एज प्लस माइनस ए, यानी कि क्या, प्लस यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर प्लस लिया तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगता है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि क्या, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में
हम डिस्क्राइब करते हैं एम्पलीट्यूड. ओके, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड. ओके, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. ओके, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्लियर हो गया. ओके, इसके बाद है हम देखेंगे वेलोसिटी कैसे निकालना है. ओके, नेक्स्ट ये भी बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन विल बी 0. ओके, इन मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स 0 है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन विल बी ऑब्वियसली 0. ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी कैसे निकालना. वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा. यानी कि क्या, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल अप्रोच रखना पड़ता. ओके, सो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, पर अगर आपको पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करना पड़ता. हमें तो पता है एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ओके, अब इसको क्या करना है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डीवी बाय dt. ओके, डीवी बाय dt. ओके, सो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाय dt. अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज आज कर देते. ओके, सो dx से डिवाइड किया और dx से ऐड किया. ओके, यानी कि कोई भी फर्क पड़ता का इस इक्वेशन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट हो गया, कैंसिल हो जाएगी और सिंपल में चीज हो जाएगी. अब यहाँ पे dx dt अपॉन dx इज नथिंग बट वेलोसिटी. ओके, है कि नहीं. सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे भी. ओके, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dv बाय dx. ये चीज तो नीचे रहेगी, और जो हमारा dx बाय dt हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, विल बी माइनस ऑफ x इंटू ए. ओके, अब यहाँ पे dx को इधर भेज दिया. ओके, अगर यहाँ पे dx को इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, dv इंटू वी इंटू डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स. ओके, सो इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, इसको कर देंगे इंटीग्रेट. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, फिर 0 टू इन्फिनिटी होगा क्या, नहीं होगा. वेलोसिटी की वैल्यू v0 की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, v टू मैक्सिमम 0 टू v होगी. ओके, मैक्सिमम वैल्यू v मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, v0 रखेंगे. और जो हमारा x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 टू a होगी. ओके, तो इसको लिखेंगे, लिखने के बाद ऐसा होगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी. ओके, कांस्टेंट टर्म क्योंकि ये इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं v इंटू डी वी होगा तो v स्क्वायर बाय 2. ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, जैसा कॉमन आ गया वो कॉमन आ गया. ओके, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2. ओके, प्लस यहाँ पे c आ जाएगा क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट इंटीग्रेशन है. ओके, सो इसको क्या करेंगे हम बाद में, इसको कॉमन निकाल लिया और 2c का और कांस्टेंट रख के और कर दिया. और बाद में जो c है, c के लिए हम c का कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू, जब v की वैल्यू 0 कब होगी, जब वेलोसिटी कब 0 होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्या, x की वैल्यू a. सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a स्क्वायर. ओके, इस तरह से अगर लिख दिया तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो c कांस्टेंट की जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वो हो जाएगी c कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2. ओके, इसको रख दिया, जो मेन इक्वेशन था उसमें पुट कर दिया c की कांस्टेंट की वैल्यू, और ये आ गई हमारा आ गया इक्वेशन v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसमें ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट निकाल दिया, और ओमेगा स्क्वायर रूट का निकालने के बाद हमारे जो इक्वेशन मिलता है v का, दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओके, प्लस माइनस में आ सकता. ओके, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, सो वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकल गई. ओके, सो वेलोसिटी की वैल्यू भी निकल गई. इस तरह से एक वेलोसिटी का इक्वेशन है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस माइनस निकाल के दिया हुआ है. ओके, सो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कब होगी, जब वो मीन पोजीशन पे होगा. ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे 0 होगा, x डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के 0 होगा. सो वेलोसिटी कहाँ पे 0 मैक्सिमम होगी, जहां पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं, क्योंकि जो फोर्स है वो उसके अपोजिट रख रहा है. तो फोर्स अगर उसके अपोजिट रख रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो वहां पे रिटार्डेशन है. ओके, वो वहां पे रिटार्डेशन है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहती है, मीन पोजीशन. एंड मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहती है, वो रहती है एक्सट्रीम पोजीशन. सो मिनिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, मिनिमम तो 0 ही रह सकती है. एंड मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इंटू ए. ओके, सो माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ ओमेगा इंटू ए विल बी इक्वल टू दैट नथिंग बट द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम,
ऑब्वियस है वेलोसिटी के ऊपर से, वेलोसिटी हमें पता था ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, इसको आपने अगर अच्छे से लिख दिया तो आपको, यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आपका आंसर निकल जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओके, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी विल बी द आंसर। ओके, ये क्या है, इंटीग्रेशन रूल है, इसको साइन में टर्म में लिखना पड़ता है। ओके, तो साइन के टर्म में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा। सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। यहाँ पर भी जो आपको ये साइन दिख रहा है, ओके, रो सा साइन, जो ये साइन दिख रहा है, नथिंग, ये क्या डिफाइन करता है, ये फेज डिफाइन करता है। ओके, ये बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी और मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या पे होगी, ये दिया हुआ है। और इक्वेशन यानी कि डिफरेंट एंगल के ऊपर एक्स की वैल्यू कैसी होगी ये भी दिया हुआ है। ओके, और एक चीज, अगर आपको इसके नोट चाहिए होते ना, तो नोट्स आपको अगर चाहिए हो तो आप ज्वाइन सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जो सब्सक्राइब के पास जो ज्वाइन सेक्शन दिया हुआ है, ओके, वहां पर भी आपको एकदम रेडीमेड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपके लिए एकदम बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही है। ओके, सिर्फ कुछ ही रुपीज है, यानी कि 50 रुपीज और जस्ट लाइक दैट। और इतना आपके लिए मैक्सिमम नहीं है। आप तो अभी इधर का अभी आपने पढ़ा तो शाम को आप पानी पूरी खाने भी चले गए तो भी आप उतने पैसे दे देते। सो आपके अगर पढ़ाई में अगर अच्छे से पैसे जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है तो हमारी मेहनत की, सर की और हमारे मेहनत की तो थोड़े से पैसे बनती है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद जो है, ये जो आपने इक्वेशन देखा है, ये जो इक्वेशन है इसको इलुस्ट्रेट करने के लिए आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मेरा जो एग्जाम था, मैंने जो बोर्ड का एग्जाम दिया था उस टाइम मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन आया था, यानी कि वेलोसिटी को लिखने के लिए इक्वेशन आया था। नहीं, तीनों भी आए थे, सॉरी, तीनों भी इक्वेशन आए थे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों के इक्वेशन आप लिख के दीजिए, ऐसा बोला था। ओके, और नेक्स्ट है इसके बाद आपको डिफरेंट एंगल के ऊपर डिफरेंट मीन पोजीशन एंड डिफरेंट, ये इसको बाद में देखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एम्पलीट्यूड नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है टाइम पीरियड यानी कि क्या, वो कितना टाइम लगता है अपनी पोजीशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन से अगर आया, जहां से आया वहां तक जाने के लिए जितना टाइम उसे लगता है उसे क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, अगर मीन पोजीशन है, वहां से अगर उसको जाकर वापस आने के लिए मीन पोजीशन के लिए आना होगा तो उसे क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। उसको जितना टाइम लगा उसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। ओके, एंड 1 बाय टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि एक टाइम में, उतने टाइम में वो कितने रोटेशन करता है उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद एम्पलीट्यूड के एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। सो अगर देखें तो एम्पलीट्यूड यानी कि क्या, मीटर। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में। पार्टिकल, पीरियड यानी कि क्या, टाइम। सो अगर आप देखें तो टाइम पीरियड कैसे निकालना। ओके, सो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, है कि नहीं। सो ओमेगा का देखें, ओमेगा यानी कि ओमेगा क्या हो जाएगा फिर, रूट के बाई एम। ओके, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी। ओके, ओमेगा यानी क्या, ओमेगा यानी कि क्या पता है आपको, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी। ये कहाँ पे आपको, रोटेशन मोशन एंड सर्कुलर मोशन में होगा। नेक्स्ट है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी रख दी, 2 पाई बाय टी रख दी, विल बी इक्वल टू के बाई एम। इसको कर रख दिया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एम बाय के बाय एम। ओके, सो ये आ जाएगी इसकी, सॉरी, एम बाय के। ओके, सो एम बाय के इसकी वैल्यू आ गई। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। ओके, सो क्लियर हो गया टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती किसी की भी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, 1 बाय के। सो यहाँ पर आपने 1 बाय के रख दिया और उल्टा रख दिया, बस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट इक्वेशन दिखाने पड़ते हैं अगर आपने स्प्रिंग को अगर डिटरमाइन किया तो स्प्रिंग के लिए मोशन है। ओके, अगर स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग का उसका कांस्टेंट रहता है। ओके, अगर उसके पास कांस्टेंट है तो के बाई एम भी निकलेगा। ओके, क्योंकि उसके साथ हम मास लगाएंगे तो हमें तो पता है किसका कितना मास होगा। ओके, सो के तो हमें पता ही है और एम पता है। सो के बाई एम से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब निकालेंगे हम डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग अटैचमेंट, यानी कि स्प्रिंग अटैचमेंट कैसे कैसे होती है उस तरह से हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे लिखेंगे हम, जो अगर 2 स्प्रिंग अगर
एक साथ लगे हुए इस तरह से, ओके, दो स्प्रिंग अगर एक साथ लगे हुए इन अ सीरीज, ओके, इन अ सीरीज अगर दो स्प्रिंग लगाए हुए तो इसका फ्रीक्वेंसी कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी कि अगर दोनों को मिला के अगर अगर इसका K1 होगा कांस्टेंट, अगर इसका K2 हुआ कांस्टेंट, ओके, तो दोनों का मिलकर कांस्टेंट कोई ना कोई होगा, यानी कि दोनों का मिलकर कोई कंपोजिशन होगा, दोनों का मिलके कोई कंपोजिशन होगा, विल बी इक्वल टू दिस लाइक स्प्रिंग, ओके। सो अगर इसका टाइम पीरियड T1 है, क्योंकि K1 अलग है तो T1 अलग होगा, K2 अलग है तो T2 भी अलग होगा, so दोनों का मिलकर टाइम पीरियड T3 कैसा होगा, यानी कि ये जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो कैसा होगा, ओके। सो पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया तो हम K/M की वैल्यू लगा के कि इसका T निकाल सकते हैं कि नहीं। सो अब देखेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ओके। सो अगर सीरीज में जब कभी भी होगा, तो K की वैल्यू कैसे आएगी, K की वैल्यू आएगी 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ओके, 1/K1 1/K2, ये क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फॉर दिस। अगर दोनों को मिला के ये कैसा आएगा, इसकी वैल्यू, ओके। अगर इसका इक्वेशन चाहते हैं आप, इसका इक्वेशन अगर चाहते हैं तो इसका इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन थोड़ा सा डिफरेंट वे से होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्टली आपको पूछा भी नहीं जाता इसके, सच्ची बोलूँ तो इसके ऊपर कोई भी इक्वेशन पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिए जाएंगे और निकालना ऐसे बोलेंगे कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, ओके। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों भी एक साथ सीरीज में दोनों चाहिए। अगर पैरेलल है, ओके, अगर पैरेलल है, ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है K1 अपॉन K2, सॉरी अपॉन K2, अगर ये कोई मास से पैरेलल है, ओके, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा, दोनों को कंबाइन करके K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ओके। सो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में हम क्या निकाल सकते, इसका टाइम पीरियड, ओके। सो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते, इसका K तो हमें पता ही है, सो टाइम पीरियड पता रहता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/M/K, है कि नहीं। सो इस तरह से, सो हमें K तो मिल गया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते, ओके। सो ये क्लियर हो गया। सो टाइम पीरियड निकालने का एक तरीका था। अब देखेंगे हम रेफरेंस सर्कल मेथड, ओके, रेफरेंस सर्कल मेथड क्या डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट रेफरेंस सर्कल डिफरेंस। सो अगर आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, ओके। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा, ये कौन सा भी पॉइंट लीजिए, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रॉड दिया हुआ है, उसको रोटेट किया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ओके। सो अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कल है, उसके पास क्या है, दो यानी कि डायगोनल से, सॉरी डायमीटर से। सो अगर डायमीटर है, अगर हमने ऐसा किया, ओके, अगर हमने ऐसा किया कि जो एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल है, ओके, यानी कि जो एंड पॉइंट ऑफ रॉड है वो कैसा वर्टिकल सर्कल, वो एंड पॉइंट ऑफ रॉड वो क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करेंगे, ओके। यानी कि वन एंड ऑफ रॉड अगर देखे तो वो क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करेगा। अगर ये जो एंड ऑफ रॉड अगर हमने इस एंड से अगर डायमीटर के ऊपर अगर हमने इसका प्रोजेक्शन किया यानी कि क्या, उसको हमने अगर इस तरह से अगर प्रोजेक्ट किया यानी कि क्या, उसको अगर हमने डायमीटर के साथ रिलेट किया तो वो कैसा होगा, वो डिस्क्राइब ऐसा लगेगा कि हमें वो डिस्क्राइब कर रहा है एसएचएम। कैसे, अगर देखिए यहाँ पे, ओके, रॉड ऐसा है तो इसका एंड पोजीशन यहाँ पे आएगा, ओके। रॉड इस तरह से थीटा एंगल पर गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, ओके। रॉड यहाँ पे गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, रॉड यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन यहाँ पे आया, ओके। रॉड यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे आया। अगर आगे गया तो यहाँ पे आ जाएगा, या आगे गया तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे गया तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो यहाँ पे आएगा। यानी कि अगर सर्कुलर मोशन में रॉड का एंड पॉइंट यहाँ पे मूव हो रहा है, ओके, रॉड का एंड पॉइंट अगर यहाँ पे मूव हो रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो उसका डायमीटर के ऊपर कैसे मूव हो रहा है, इस तरह से। यानी कि क्या, अगर देखे तो प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इनटू द सर्कल ऑन द डायमीटर विल रिप्रेजेंट SHM, ओके, विल बी रिप्रेजेंट SHM, क्योंकि ये दिख रहा है अगर सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रही तो वो ऐसा मूव होता रहेगा। यानी कि वो अपना मीन पोजीशन है, ओके, मीन पोजीशन यहाँ पे आएगा, सो वहां पे क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ओके। सो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो यही बताया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग रॉड ऑन द डायमीटर, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग रॉड, द एंड पॉइंट ऑफ द रोटेटिंग रॉड ऑन द डायमीटर विल बी रिप्रेजेंट SHM, ओके। सो अगर यहाँ पे ऐसा मूव, अगर ऐसा होता है, ओके, सो अगर इस पॉइंट पर गया तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ओके, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके।
सो अब वहां पे मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा इंटू टी। ओके, ये कहाँ से आ सकता है ये हम भी देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो अगर इसको हमने ऐसा कर दिया, अगर हमने इस तरह से अगर इसको ऐसा कर दिया तो ये मीन पोजीशन इससे यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहा है एक्स, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। हम दोनों के हमने क्या किया, दोनों चीजों को कोरिलेट किया। कहा किस चीजों को, एसएचएम एंड एंगुलर मोशन को, यानी कि सर्कुलर मोशन को। अगर इन दोनों का हमने अगर हमने इस दोनों को क्या कर लिया, दोनों को एडजस्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर रॉड ऐसा होता, अगर यहाँ पे रॉड ऐसा होता तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आता है कि नहीं। यानी कि जो रॉड का लेंथ है वो क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एसएचएम। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एसएचएम नथिंग बट ए। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। ओके, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स, और एंगल क्या हो गया, थीटा। यानी कि क्या, अगर थीटा एंगल पे अगर होगा, अगर इसको थीटा एंगल नहीं, अगर थीटा एंगल होता है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो साइन थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है कि नहीं। हाइपोटेनियस यानी कि क्या, ए। ओके, सो अगर लिख दिया इसको, अगर लिख दिया तो ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, अब थीटा यानी कि क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। सो अगर थीटा को अगर हमने ओमेगा इंटू टी रिप्रेजेंट किया तो हमें एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन इंटू ओमेगा टी। ये आ गया हमारा रिलेशन। ओके, सो यही से हमें क्या मिल सकता है, कि हम रिप्रेजेंट कर सकते, दोनों को हम बता सकते कि दोनों कोरिलेटेड है। ओके, सो इसलिए हमने क्या लिया था, ओमेगा लिया था। ओके, सो ओमेगा लिखने का आपको आंसर मिल गया। ओके, अब देखेंगे हम डिफरेंट पोजीशन। ओके, सो आप अगर देखिए कि आपको जो आप रोज का काम करते हैं। ओके, आप स्कूल जाते, स्कूल से वापस आते, स्कूल से वापस आते, आप पीरियडिक टाइम है। ओके, बट अगर आपका कोई फ्रेंड है, ओके, आपसे 15 मिनट दूर जाते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैसे कर रहे हैं कि आपको क्या दिया हुआ है कि 25 मिनट का काम दिया हुआ है, 25 मिनट का काम दिया हुआ है आपको। ओके, आपने 11 AM से स्टार्ट किया। ओके, सुबह के 11 बजे से स्टार्ट किया, आपके दोस्त ने 11:20 AM से स्टार्ट किया। ओके, अगर यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे 1 आवर। ओके, 1 आवर देखते, आपको क्या काम दिया 1 आवर का, आप क्या करेंगे फिर 11 से स्टार्ट किया। 11 से स्टार्ट करने के बाद आपने वर्क करते करके आपके 20 मिनट हो गए, है कि नहीं, आपके 28 हो गए। उस टाइम आपका फ्रेंड आ गया, उसने वहां से स्टार्ट काम किया। ओके, यानी कि आपका वर्क 20 मिनट का हो गया और आपका फ्रेंड का वर्क 10 और आप जस्ट स्टार्ट हुआ। ओके, जस्ट स्टार्ट हुआ। द वर्क इज पीरियडिक, यानी कि आपका काम क्या है, वो उसी टाइम में, उतने ही टाइम में आपको टाइम दोनों को भी काम करना है। बट आपका उस टाइम पे कितना हुआ, 20% हुआ। बट आपके फ्रेंड का उस टाइम में कितना हुआ, 0 भी नहीं हुआ, यानी कि उसका स्टार्ट भी हुआ जस्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या करते हैं हम, फेज डिफरेंस। ओके, उसी तरह से अगर जो पार्टिकल है, ओके, उसी तरह से अगर पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट करता है, यानी कि क्या, हमारा टू एंड फ्रो। ओके, हम यहाँ पे ऑसिलेशन देखेंगे। ओके, यहाँ पे इस तरह से, यानी कि लाइन के ऊपर देखेंगे। अगर आपका फ्रेंड, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका फ्रेंड यहां से स्टार्ट कर रहा है। ओके, आपका फ्रेंड, दोनों ये पॉइंट बीच में नहीं लेते, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका फ्रेंड यहां से स्टार्ट कर रहा है। ओके, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड यहां से स्टार्ट कर रहा है। दो, आपका काम क्या है, इस तरह से जाना और इस तरह से वापस आना। फिर आपके फ्रेंड का काम क्या होगा, आपका फ्रेंड का काम यहां से आना और बाद में अपनी जो पोजीशन है वहां पे इस तरह से वापस आना। ओके, ये दोनों का काम है। तो ये दोनों का काम में अगर हमने यहाँ पर पूछा कि इस टाइम के ऊपर, यानी कि यहाँ पर इस डिस्टेंस के ऊपर, ओके, इस डिस्टेंस के ऊपर उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, यानी कि आपका जो 11 के बाद आपका 30 मिनट के बाद आपका वर्क। ओके, 11:13 के बाद आपका वर्क और 11:13 के बाद आपके फ्रेंड का वर्क, वो कैसा होगा, आपका आधा वर्क कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि आपने 30 मिनट दिए हुए, और आपका फ्रेंड का सिर्फ 10 मिनट कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि उसने 11:20 के बाद स्टार्ट किया था। ओके, यानी कि डिफरेंस कितना आया, आपका 30 का और आपके फ्रेंड का 10 का। सो डिफरेंस कितना आ गया, 20 मिनट का। सो 20 मिनट का वर्क का डिफरेंस है। उसी तरह से यहाँ पर
डिस्टेंस का कितना डिफरेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना डिफरेंस होगा, ये देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता, फेज निकालना पड़ता, यानी कि फेज क्या डिफरेंट करता है, इस एक्चुअल पोजीशन इन द एसएचएम। ओके, सो एक्चुअल पोजीशन इन एसएचएम नथिंग बट फेज। ओके, सो इसको आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट में अगर आपने यहां से स्टार्ट किया था पहले, तो आपका अगर आपने तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, सो ओरिजिनल एंगल थीटा, सो आपको जो थीटा फाई दिख रहा है, तो आपका फाई कितना हो गया, 0। सो फाई इज नथिंग बट इनिशियल पोजीशन। ओके, अगर पहले से अगर काम करके रखा होता, अगर आपने पहले दिन का अगर काम करके रखा होता, तो आपका थीटा कोई चेंज होता, यानी कि अल्फा जो होता वो अलग होता, बट आपका क्या हो गया, आपका तो 0 से स्टार्ट किया था। ओके, सो इस तरह से, यानी कि ओरिजिनल फेज, यानी ओरिजिनल कितना उसके पास पहले से डिस्प्लेसमेंट है, उसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिनल फेज। ओके, अगर ओमेगा टी से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपके पास अगर पहला वाला अल्फा था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ओमेगा टी इंटू प्लस अल्फा। ओके, सो इसे क्या कहते हैं हम, फेज। अब फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों के बीच में का आपको यानी कि समझना चाहिए कि वह दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, जब कभी भी फेज होगा तो फेज के बीच में आपको कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आप यहां पर भी है तो आपका फेज कितना होगा, थीटा कितना हो गया, 0। आपका फ्रेंड यहां पर भी तो उसका फेज थीटा कितना हो गया, 90, यानी कि उसका इनिशियल फेज थीटा कितना हो गया, 90। तो ओमेगा टर्म में यानी कि उसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा की 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 है कि नहीं। और जो आपका साइन 19 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे किस तरह से चेंज होती है ये आपको दिखा हुआ है। ओके, सो ये हो गया इसका एक्चुअल मीन। फेज क्या डिफाइन करता है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, और उसके ऊपर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट विथ ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी का भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। किस तरह से, अगर जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू डी, है कि नहीं, ए साइन ओमेगा इंटू डी। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या किया, बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी बाई डी एक्स नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, सो इसको भी हमने डी टी बाई डी एक्स किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा इंटू साइन कॉस ओमेगा इंटू डी। ओके, कॉस ओमेगा इंटू ये आ गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट आ गया एसलेशन नथिंग बट डी टू एक्स बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी का डीवी बाई डी टी। ओके, उसको अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर माइनस ऑफ एसलेशन की वैल्यू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा इंटू डी। ओके, साइन ओमेगा इंटू डी। ओके, सो आपको 3 इक्वेशन आ गए। 3 इक्वेशन कैसे आ गए आपको, सो आपको 3 चीजें मिल गई। 3 चीजें कौन सी मिल गई, डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा इंटू डी, ओके, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू डी, एंड एक्सेलरेशन ए माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा इंटू डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ओमेगा इंटू डी, साइन जो टर्म रहते हैं साइन और कॉस टर्म, ये क्या किसी रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियडिक टाइम को, यानी कि पीरियडिक मोशन या फिर वेव। आप देख सकते हैं, आपको पता ही है इस तरह से वेव रहती है, साइन की कॉस की इस तरह से रहती है। ओके, यानी कि हम यहाँ पर हम दो चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा इंटू डी एंड एक्सेलरेशन। ओके, अगर एक्सेलरेशन साइन का इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट उसका उलट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक तरह से माइनस में टर्म है। ओके, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट उस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन उसके उलट होगा, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सेलरेशन अगर उलट हुए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन का यूज कर सकते हैं। बट जो कॉस यानी कि वेलोसिटी है वो कैसी है, एकदम इन दोनों के एकदम अपोजिट है। अगर वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यानी कि क्या, वेलोसिटी अगर साइन में है तो उसके उलट साइन का उलट कौन है, कॉस है। जो साइन के उलट में हम क्या लिखेंगे, कॉस वेलोसिटी के लिए। ओके, इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी एट डिफरेंट पोजीशन। आपको डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पोजीशन कैसे मिल सकती, अगर ओमेगा की वैल्यू यानी कि उसका फेज, अगर उसका फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर 0 हुआ, ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर उसका फेज अगर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फेज 0 यानी कि क्या, वो मीन पोजीशन पर है। फेज 0 यानी क्या, उसके मीन पोजीशन पर है। सो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। सो एक्सेलरेशन भी 0। ओके, T/4 टाइम T/4 यानी कि क्या, अगर T/4
अगर टाइम टी लगता है पूरा का पूरा ऑसिलेशन के लिए, ओके। ये अगर देखा आपको इस तरह से, ओके, इस तरह से अगर देखा, मीन पोजीशन से यहाँ पर गया, मीन पोजीशन यहाँ पर गया, मीन पोजीशन यहाँ पर गया, फिर मीन पोजीशन पर आ गया, ओके। सो टाइम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से, ओके, टाइम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से। अब टाइम यहाँ पे कितना लगा, पूरा टाइम कितना लग रहा है टी, तो पूरा का टाइम अगर टी लगा तो यहाँ पर से यहाँ जाने के लिए क्या लगेगा, t/4, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, t/4। सो मीन से एक्सट्रीम टाइम के लिए टाइम लगेगा t/4, और बाद में मीन पोजीशन पर आने के लिए फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन आने पर लगेगा क्या लगेगा, t/4 प्लस t/4 यानी कि t/2, यहाँ पर जाने के लिए t/4, ओके। इस तरह से आपको क्या करेगा, करना पड़ेगा इसका यूज, यानी कि फर्स्ट मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम। इस तरह से आपको जो वैल्यूज है उसका आंसर रखने के लिए आप, यानी कि उसको रखने के बाद आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। एट t/4 यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये किसको कैसे लिखा आपने, जो साइन के जो साइन ओमेगा इंटू टी है उसको रख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, और जो t/4 को रख दिया आपने, तो वो वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पाई, ओके, साइन ऑफ 2 पाई। सो साइन ऑफ 2 पाई क्या कितना था, 1। सो इस तरह से। और नेक्स्ट है t/2, यानी कि t/2 के बाद कितना होगा, यानी कि अगर t/2 यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आया तो x की वैल्यू 0, सो x की वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0, इस तरह से। और इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन विल बी a ओमेगा, और इसके बाद 0, और नेक्स्ट है माइनस ऑफ a ओमेगा। सो यहाँ पे माइनस जो टर्म दिख रही है आपको, सो माइनस टर्म क्या डिस्क्राइब कर रही है, जो उसका डायरेक्शन है। अगर ये इस तरह से अगर वेलोसिटी v है तो उसकी अपोजिट वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस ऑफ v, ओके, इस तरह से। ये था इसका एक्चुअल इसकी वैल्यूज। इसके बाद हम ग्राफ के साथ देख सकते हैं कि ग्राफ में कैसे इसको लिख सकते हैं, ओके। ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, साइन के टर्म में, ओके। अगर साइन थीटा की वैल्यू जो अगर 0 है, साइन 0 तो एक्चुअल वैल्यू 0, ओके, यानी कि मीन पोजीशन। अगर साइन t/4 यानी कि क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a। अगर साइन t हाफ के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सो इस तरह से, यानी कि सिंपली में साइन का आपने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन का जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, साइन का वेव फंक्शन ये लिख दिया। उसके अपोजिट किसका रखता है, वेलोसिटी का। सो उसके अपोजिट किसका रखता है, एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन का इस तरह से, ओके। और नेक्स्ट है इसके बाद वेलोसिटी का कहाँ से लगता, यहाँ से। मीन पोजीशन के ऊपर उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कोई ना कोई होगी। सो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, a ओमेगा, इस तरह से। यानी कि कॉस साइन वेव आपको पूछे जा सकते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है, ओके। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द टू एसएचएम का कंपोजिशन, यानी कि क्या, अगर एक वेव दो वेव के साथ अगर मिल गई, यानी कि एक नदी दूसरी नदी के साथ मिल गई, तो क्या वो नदी रहेगी या फिर तालाब बन जाएगा या फिर कोई डैम बन जाएगा, ओके, इस तरह से। अब देखेंगे हम टू वेव्स, एक वेव ली ए साइन ओमेगा इंटू डी, उसके साथ फेज क्या फेज दिया θ1 φ1 सॉरी, और जिसके लिए दूसरी उसकी वेव है, उसकी वैल्यू a2 है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। सो अगर डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर दोनों मिल रहे तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पोजीशन क्या होगा, उसे क्या कहते हैं हम, वेव इक्वेशन, ओके। सो एक से ए साइन ओमेगा इंटू ए एक्स वाई इंटू डी, इसको क्या किया, दोनों को ऐड किया और ऐसे 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 करके हुए आपको ऐसा मिला कि जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, लास्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों को मिलाकर, यानी कि अगर सपोज एक वेव है इस तरह से, ओके, दूसरी वेव है इसके इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो एट दोनों को मिलने के बाद ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर क्या होता है होगा, वो जो एक्स है उसकी वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा इंटू टी, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओके। सो यानी कि क्या, दोनों को मिलाकर, यानी कि उसका फेज डिफरेंट होगा, उसकी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगी, और जो बट एक्चुअल फंक्शन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, साइन ओमेगा इंटू टी। अगर एक्स की वैल्यू साइन ओमेगा इंटू टी है तो जो एक्चुअल जो एसएचएम है उसमें भी क्या होगा, साइन ओमेगा इंटू टी। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि जो अगर दोनों कंपोजिशन, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ द टू एसएचएम विल बी फाइनली एसएचएम, ओके। दोनों एसएचएम का कंपोजिशन क्या होगा, एसएचएम ही होगा, ओके। जो आपको इक्वेशन दिया है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, और जो फाइनल वैल्यूज है इसको समझना होगा। और आपको क्या मिलेगा, या फिर जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू, यानी कि आपको क्या मिला,
आर मिला, सो आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा इंटू टी, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। और कहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन को लिख दिया इन टर्म ऑफ ए साइन ओमेगा इंटू टी कॉस ओमेगा इंटू टी, इसको लिख दिया आपने वेक्टर के फॉर्म में। ओके, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए1 इंटू ए2 कॉस ओमेगा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह से। और फाइनल में आपको थीटा डेल्टा मिला, यानी कि क्या, कोई ना कोई उसके साथ भी, यानी कि दोनों का पहले से जो दोनों का जो कोई भी फेज था, तो दोनों को मिलके जो एसएचएम बनी उसका भी कोई ना कोई पहले से ही फेज होगा। सो वो उस फेज को निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, टेन की वैल्यू क्या रहती है, टेन साइन अपॉन कॉस, साइन ऊपर सभी कॉस नीचे, ए साइन ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी नहीं सॉरी, ए साइन डेल्टा 1 एंड ए साइन डेल्टा 2, इस तरह से। ये क्या होगी, फाइनल एसएचएम का इक्वेशन, सॉरी। ओके, सो दोनों को मिलाकर आपको क्या मिला, फाइनल एसएचएम का इक्वेशन, यानी कि क्या, जो फाइनल एसएचएम बनेगी दोनों दो वेव्स के कंपोजिशन से, वो क्या होगी, एसएचएम ही होगी। और जो जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए क्या हुए, बी क्या हुए, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि क्या, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यानी कि क्या, काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, अगर फोर्स लग रहा है किसी डिस्टेंस के ऊपर तो उसके पास कौन सी पोलैरिटी, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को मिलाकर क्या मिलेगी हमको, टोटल एनर्जी, यानी कि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी है। सो ये देखेंगे हम, हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, अगर हमने वेलोसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू अगर लग दी तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या, रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी या नहीं होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्यों, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू रहेगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन को पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जीरो रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एक्सट्रीम पोजीशन को वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती। बट आपको ऐसा मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी आपको क्या लगता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट रहती एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती, बट जो टोटल एनर्जी हो रहती वो क्या रहती, सेम रहती। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट पोजीशन, यानी कि क्या, 1/2 mv स्क्वायर, और वेलोसिटी एट दैट पोजीशन क्या कितनी रहती है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसका रूट में लिख दिया एक स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ओके, इस तरह से अगर इन दोनों को अगर लिख दिया तो एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट एनी पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या, 1/2 m इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसको डिफाइन करता है, तो पोजीशन उसकी क्या रहती है, उसकी पोजीशन क्या है। ओके, सो k इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, k इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सो फाइनल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या आएगी, 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, इस तरह से। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू, एक्स स्क्वायर सॉरी। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, दोनों को अगर ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का क्या कर दिया, ऐड कर लिया, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गई फाइनल वैल्यू एट एनी पोजीशन। अब फाइनल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम द काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी निकाल सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ चेंज होगी, अगर मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है, अगर एक्सट्रीम टू मीन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी ओनली विल बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ओके, सो दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू मीन पोजीशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी रहती, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एस
जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। सो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, सॉरी वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर। सो 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर आप यहाँ पे देखें एनर्जी रिलेशन, ओके, अगर एनर्जी रिलेशन देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ओके, ये अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ओके, ये अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, सॉरी अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ओके, तो मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ओके, बट आपको एक पोजीशन मिलेगी, वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, एक पोजीशन। ओके, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स। ओके, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहती है, अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे बढ़ता रहता वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ओके, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक वैल्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, उसी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो टोटल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एट एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी। ओके, और नेक्स्ट वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और बढ़ते रहे मेन पोजीशन की तरफ। अगर मेन पोजीशन की तरफ फिर से बढ़ते रहे तो आपको फिर से एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जहां पर जीरो हो गई वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते रहते। और एक चीज कि आपको ये पूछा गया, मैंने बताया कि मैक्सिमम एनर्जी यानी कि दोनों की वैल्यू कहाँ पर सेम रहती, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहाँ पर सेम रहती। ये अगर आपको पूछा कि निकालो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आप निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते। क्या करना, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करना। ओके, आपको क्या बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट पोजीशन। ओके, सो माइनस ऑफ, सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये आपको क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू at x position. So potential energy की वैल्यू at that position will be equal to ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया सभी का सभी कैंसिल। सो क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। सो ए अपॉन रूट टू इक्वल टू एक्स, यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट जब एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू रहेगा, वहां पर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी कितनी है। ओके, आपको ये क्या पूछा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी कब है, यानी किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आर इक्वल, ये पूछा जा सकता है। और भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितने 3/4 कहाँ पर है, ये भी लिख सकते हैं। तो 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहाँ पर है, ये लिख सकते हैं इस तरह से। यानी कि आपको कुछ भी दिया हो, तो कुछ भी दिया हो, जो दिया हो उसको निकाल सकते हैं आप इस तरह से। ओके, सिर्फ आपको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना होगा एंड एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट पोजीशन पर। अब देखेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम यानी कि क्या, ये आपको दिखा होगा, जो आपको ऐसा ऐसा घुमाते, आपने पिक्चर में देखा होगा, वो उसको ऐसा हिप्नोटाइज कर रहा है, उसके पास क्या रहता, वो ऐसा रहता ना, उसके हाथ में रहता और उसके पास ऐसा नीचे रहता, वो क्या करता रहता, ऐसा उसको हिप्नोटाइज करने का प्रयास करता रहता। वो कहता होता टू एंड फ्रो होता, क्या टू एंड फ्रो हो सकता, क्या हो, यस इट कैन बी टू एंड फ्रो। कैसे हो सकता हो, इस तरह से, उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन एक्सट्रीम, ये दिखता है। सो आइडियल पेंडुलम है ही नहीं। ओके, आइडियल पेंडुलम है क्या, नहीं है, क्योंकि क्या होता रहता, आपने अगर एक बार पेंडुलम को अगर धक्का दिया तो वो क्या होता रहेगा, उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी, यानी कि क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी, क्या नहीं होगी, कोई एनर्जी लॉस होती रहेगी। आइडियल पेंडुलम है क्या, नहीं है। बट हम क्या कर सकते, प्रैक्टिकली आइडियल पेंडुलम क्या कर सकते, तैयार कर सकते। कैसे, सबसे पहले आइडियल पेंडुलम क्या है, आइडियल पेंडुलम इज अ हेवी पार्टिकल यानी कि एकदम छोटा। वो क्या हेवी रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, उसकी कोई ना कोई लिमिट रह सकती, उससे आगे हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोर्टेड बाय मासलेस इनएक्सटेंडेबल, ओके, इनएक्सटेंडेबल मिल सकता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ये भी मिल सकता, बट मासलेस स्ट्रिंग हो सकता है क्या, नहीं, उसके पास कोई ना कोई तो मास होगा, बट ये इमेजिनरी है, ऐसा आइडियल भी कोई नहीं है। अगर हम इसको हम प्रैक्टिकली तैयार कर सकते, यस प्रैक्टिकली सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी मास। ओके, ऐसा कर दिया, कॉल्ड एज बॉब
सस्पेंडेड टू द लाइट स्ट्रिंग एक्सट्रीमेबल। ओके, इस तरह से हमने लाइट स्ट्रिंग को एकदम लाइटली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को हमने एकदम हेवी डेंस वाला मास जो रख दिया, यानी कि मास यानी कि बॉब, और उसको रख दिया, तो हमें क्या मिल सकता है, आइडियल प्रैक्टिकली पेंडुलम मिल सकता है। ओके, प्रैक्टिकल पेंडुलम को क्यों ये टू एंड फ्रो करेगा, ये SHM में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो लगता है। ओके, टू एंड फ्रो कैसे करेगा, अगर इसकी मीन पोजीशन ये है तो यहाँ पर से जाएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर से जाएगा और यहाँ पर आएगा, और पीरियडिक मोशन, इसको टाइम भी उतना ही लगता। अब निकालेंगे हम टाइम पीरियड कैसा है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम, सिंपली में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हम निकाल सकते ओमेगा इंटू टी। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बट ओमेगा की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते, ये भी है। सिंपली में आप क्या करेंगे, सिंपली में आप क्या कर सकते, अगर डिस्प्लेसमेंट x से अगर ये मूव हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट x से अगर ये मूव हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जहां पर भी है, वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स फोर्स विल बी माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अगर फोर्स विल बी माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स ऑफ माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते क्या, लिख सकते आप, कैसे लिख सकते, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, कि अगर हमने इसको लिखा माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट को अगर k इंटू एक्स में लिखा तो k इंटू एक्स, ओके, कोई भी हो सकता है। सो इसको क्या लिख दिया हमने, k इंटू एक्स लिख दिया। बाद में हम फोर्स की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स कहाँ पर रख दिया, बॉब के ऊपर, ये देखेंगे हम। जो आपको लिख रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि क्या, द फोर्स विल बी फोर्स विच टेंस टू मूव द बॉडी टुवर्ड्स इट्स ओन पोजीशन। अब आप अगर पेंडुलम देखिए, अगर आपने पेंडुलम देखा तो इसमें दो चीजें, ओके, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे। ओके, इसका एक कंपोनेंट लिखा है यहाँ पर m sin थीटा, एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। ओके, mg sin थीटा के टर्म में, यानी कि उसका खुद का ही मास उसको क्या कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा। सो mg sin थीटा विल बी क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा अपना रिस्टोरिंग फोर्स। इसको लिख दिया हमने रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में, लिख दिया। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लिख दिया, mg sin थीटा इस तरह के टर्म में, ओके, विल बी इक्वल टू, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, है कि नहीं। सो k इंटू एक्स लिख दिया। बाद में हमें क्या लिखना है, सिर्फ हमें लिखना है कि ओमेगा के टर्म में, अगर हमने मास ओमेगा तो हमें पता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k/m। ओके, k/m लिख दिया। सो यहाँ पे m यहाँ पर गया, m गया यहाँ पर, गया m पर, यहाँ पर। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यानी कि क्या, साइन x, है कि नहीं, साइन की वैल्यू क्या रहती है, x, साइन इज इक्वल टू अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन थीटा को हमने क्या किसके टर्म में लिखा, सो साइन थीटा की वैल्यू हमने चेंज करके लिख दी। ओके, कैसे लिख दी कि जो मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा, एल एन के ऊपर। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने रख दी एकदम ऐसा लिख के कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x/l। ओके, साइन थीटा नथिंग बट, ये थीटा कितना है, एकदम स्मॉल है। ओके, ये यहाँ पर दिखेंगे कि साइन थीटा रह गया था हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आई थी, ओके, इंटू एक्स आई थी। ओके, है कि नहीं, आई थी कि नहीं। सो यहाँ पर हमें क्या मिला था फिर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, एकदम स्मॉल रहती है। तो थीटा की वैल्यू अगर स्मॉल रही तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अगर यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, फिर हमें क्या मिल गया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/l, ये मिल गया, है कि नहीं। और सो ओमेगा स्क्वायर नथिंग बट 2π/t का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ओके, इसको हमने अगर बाद में लिख दिया, इसको क्लियर करते, बाद में हमें क्या लिख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू g/l का रूट। सो ओमेगा इज नॉट इक्वल 2π/t, 2π/t से हमें क्या मिल गया, t इज इक्वल टू l/g रूट ऑफ l/g 2π। सो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड हमने कैसे लगा, रिस्टोरिंग फोर्स से। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या क्या लगा, ये देखा हमने, रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लग रहा। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स का पेंडुलम में कहाँ से लगता है, उसका खुद का वेट, उसका खुद का अगर वेट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया पेंडुलम का। और नेक्स्ट है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम यानी कि क्या, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसे क्या कहते हैं हम, सेकंड पेंडुलम। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम for which the pendulum for which the time period is 2 is nothing but second pendulum. Okay,
अगर सेकंड पेंडुलम है तो अगर अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है, तो उसके लिए लेंथ कितनी लगेगी ये देखेंगे हम। ओके, एक और चीज यहाँ पर भी टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। यानी कि अगर हमने देखा कि जो क्रेन के ऊपर जो पेंडुलम लगा रहता है, क्रेन के ऊपर रहता ना, ऐसा क्रेन रहती, वो क्या करेगा, पेंडुलम उसके ऊपर पेंडुलम रहता है ऐसा हेवी, जो इमारत को गिराने के लिए रहता है कि नहीं, वो क्या है एकदम हेवी है। अगर वो उतना हेवी, अगर उतनी लेंथ के मास को, यानी कि उसके ऊपर जो वायर लगी हुई है उसकी वायर, उसकी लेंथ एल, अगर उसके जो मास है एक कैपिटल यानी कि 1000 kg है, और हमने 1 kg का अगर वेट उसके लगाया, उसी लेंथ को लगाया, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड विल बी ऑलवेज डिपेंड अपॉन लेंथ अपॉन ग्रेविटी। ओके, सो लेंथ अपॉन ग्रेविटी के ऊपर ही क्या होगा कि टाइम पीरियड डिपेंड होगा। सो मास के ऊपर टाइम पीरियड नहीं होगा, यानी कि मास कितना भी बड़ा हो, बॉब लगा हो, कितना बड़ा मास का बॉब लगा हो, तो उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं रहता, वो डिपेंड रहता है सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर। यानी कि अगर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। अगर 2 सेकंड अगर टाइम पीरियड है तो उससे हम लेंथ निकाल सकते हैं सेकंड पीरियड की। सो 2 रख दिया, इसकी वैल्यू टाइम पीरियड कितनी है 2 रख दिया यहाँ पे, और 2π/L/g ये रख दिया। इससे अगर हमने कैलकुलेट करके निकाला तो हमें क्या मिल जाएगा, L = g/π का स्क्वायर, यानी कि क्या लेंथ मिलेगी हमें g/π²। सो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास आती है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है 9.8। सो 9.8 जी की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन π² यानी 3.4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना था 9, और सो 9 पॉइंट यानी कि क्या 1 पॉइंट समथिंग के आसपास इसकी आंसर आती। ओके, सो लेंथ सेकंड पेंडुलम क्लियर हो गया। सेकंड पेंडुलम इज नथिंग बट द टाइम पीरियड फॉर विच द सेकंड पेंडुलम फॉर विच द सेकंड पेंडुलम यानी कि क्या, द पेंडुलम फॉर विच द टाइम पीरियड इज 2। ओके, ये हो गया सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कोनिकल पेंडुलम यानी कि क्या, कोन के फॉर्म में। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, लेंथ की वैल्यू उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो हमारा लेंथ रहेगा। ओके, ये था एक्चुअल पेंडुलम, ये था हमारा एक्चुअल पेंडुलम। ओके, ये था, इसकी लेंथ ऐसी थी। ओके, ये इस तरह से मूव हो रहा था। अगर टाइम पीरियड लेंथ इसके अगर इस तरह से, अगर ये कोनिकल पेंडुलम अगर मूव हुआ कोन की जगह, ओके, कोनिकल पेंडुलम यानी कि क्या, कोन के फॉर्म में, इस तरह से कोन के फॉर्म में अगर मूव हुआ, तो उसके लिए लेंथ कितनी होगी, फिर ये होगा L। सो L cos थीटा है कि नहीं, L अगर होगा ये तो L cos थीटा हो गया। सो L cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी, और जो एक्चुअल मिल गया उसकी वैल्यू मिल गई कोनिकल पेंडुलम में। ओके, ये था कोनिकल पेंडुलम के लिए। एंगुलर एसएचएम अगर एंगल के फॉर्म में अगर होता है। ओके, आपने क्या किया, एक डिस्क ली, उसको क्या किया, उसको ऐसे लगा दिया। ओके, इस तरह से लगा दिया, और उसको क्या किया, घुमाया, ट्विस्ट किया उसको। ट्विस्ट समझता है आपको, ट्विस्ट यानी कि उसको रबर बैंड लगाया सपोज, और ट्विस्ट किया और उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, फिर उसको छोड़ने के बाद वो ऐसा उल्टा घूमेगा, है कि नहीं, उल्टा घूमने के बाद फिर से वो उस तरफ जाने की करेगा, उस तरफ फिर से ऐसे इस तरह, यानी कि ये क्या करेगा, फिर पीरियडिक मोशन कर सकता है अपने ओरिजिनल पोजीशन के पास। सो अगर ये पीरियडिक पोजीशन कर रहा है विद ओरिजिनल मीन पोजीशन, तो उसे क्या कहते हैं हम, एसएचएम, यानी कि क्या, एंगुलर एसएचएम एंड डिफरेंट इक्वेशन, यानी कि एंगुलर एसएचएम। ओके, सो यहाँ पर भी दो तीन चीजें आती है। 2-3 चीजें कैसी आती है कि एंगुलर एसएचएम में आपको टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी कि क्या, अगर आपने देखा रॉड को आप ट्विस्ट कर सकते हैं, रॉड देखा हुआ, रॉड को ट्विस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट वही आप धागा, अगर आपने धागा लिया या फिर कोई भी आपने छोटी सी रस्सी ली स्ट्रांग वाली, तो उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर उसको हमने एकदम चेंज करते करके गया तो उसको ट्विस्ट करने के लिए डिफरेंट लगेगा। जिस तरह से स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है, उसी तरह से ट्विस्ट के लिए ट्विस्टिंग कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हम रोटेट कर रहे हैं के बाद, ओके, जहां पर मीन पोजीशन को लाने के लिए टॉर्शनल कांस्टेंट लगेगा। ओके, टॉर्शनल कांस्टेंट क्या करेगा, उसको जिस तरह से फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स क्या वो कहाँ पे था, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स था। यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट है, तो टॉर्शनल यानी कि फोर्स रहेगा, वो क्या करेगा, मीन पोजीशन लाने की यानी कि मीन पोजीशन को लाने की यानी कि ट्राई करेगा। सो मीन पोजीशन जो लाने की ट्राई करेगा, उससे हम निकाल सकते हैं कि जो टॉर्शनल कांस्टेंट है, यहाँ पे टॉर्शनल थीटा रहेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म में। सो मेन चीज है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो रोटेशन मोशन है वहां पर एम का जो वर्क करेगा। ओके, मोशन में जो लीनियर मोशन है वहां पर जो मास का वर्क रहता, वो रोटेशन मोशन में कौन करेगा, आई करेगा। आई यानी कि क्या, इनर्शिया ऑफ मोमेंट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मास का वर्क जहां पर पे रोटेशन मोशन, मास का जो काम है, यानी कि मास जो करेगा
लीनियर मोशन में, वो रोटेशन मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में अगर लिखा तो आपको एकदम टॉर्शनल कांस्टेंट आपको पता है, टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि टॉर्क। ओके, और जो फोर्स है, फोर्स जो वहां पे लीनियर मोशन में रहता, वो रोटेशन मोशन में क्या रहता अपना टॉर्क रहता। सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रहता है एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में। सो अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको इक्वेशन मिलेगा अल्फा यानी कि क्या, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी थीटा बाय आई। इसको आपने अगर एकदम एक्चुअल फॉर्म में लिखा तो आपको वैल्यू मिलेगी फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी, क्या पे ये कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस लिखिए सी थीटा बाय टी आई। ओके, वहां पर क्या आता, के बाई एम आया था, के यानी कि क्या, कांस्टेंट था और मास आया था। सो यहाँ पर क्या करना, सिर्फ चेंज कर देना, के की वैल्यू कहाँ पे आ गई, सी आ गई, और एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, आई आ गई, इस तरह से। ओके, आपको ये क्या कर दिया, आपने एकदम अरेंज कर दिया। नेक्स्ट करेंगे हम वाइब्रेशन इन मैग्नेट। वाइब्रेशन इन मैग्नेट कैसे आता, सिंपल है, वही आपने देखा होगा कि मैग्नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगेगा एम बी। ओके, एम बी साइन थीटा के फॉर्म में आपको क्या लगता है, टॉर्क लगेगा। अगर टॉर्क इतना लगा तो आपको क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एक्चुअल फॉर्म में। सो ये क्या करेगा, इस तरह से टू एंड फ्रो करेगा मोशन। ओके, ये अगर मीन पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ से जा सकता है। आपने जो नीडल देखी होगी, नीडल जो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन दिखाती है, ओके, वो डायरेक्शन दिखाने वाली नीडल इस तरह से अगर मूव होती है, आपने अगर पेन अगर आपने आप क्या करते हैं, पेन को ऐसे फिंगर के बीच में रख करके आप इस तरह से मूव कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से यानी कि क्या, इस तरह से मूव होता है पेन को अगर आपने ऐसा रखा तो ये इस तरह से मूव होता है। उसी तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल मूव होती है। मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट है, वो कहाँ पे है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या रहता है, टॉर्क लगता, तो उसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते। तो वो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम म्यू इंटू बी। ओके, सो म्यू इंटू ई, ये आपको क्या आएगा, म्यू, यहाँ पे म्यू की वैल्यू बी नहीं है, म्यू यानी कि क्या है, एम बी है। ओके, एम यानी कि क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सॉरी, एम यानी कि क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इस तरह से ये था आपका जो एक्चुअल मैग्नेट के लिए था। ओके, सो मैग्नेट के लिए था, ये था एम की, जो यहाँ पे म्यू दिख रहा है ना आपको, ये नथिंग बट एम है, जो मैंने एम जो पहले बताया हुआ था। ओके, ये था आपका सभी ऑसिलेशन के लिए। ऑसिलेशन में सिर्फ आपको ध्यान में रखना है सिंपल ऑसिलेशन, जो उसके इक्वेशन है उसको इक्वेशन डिराइव करने का, और जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ। नेक्स्ट था आपका डिफरेंट एंगुलर पोजीशन यानी सेकंड पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट है ये आपका ये जो एंगुलर जो कोनिकल पेंडुलम है, इसके ऊपर आपको इक्वेशन पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। ओके, सो मैक्सिमम मार्क 5 मार्क के लिए जो लास्ट का पोर्शन बताया होता है ये पूछ सकते हैं। ओके, ये था सभी ऑसिलेशन के लिए। ऑसिलेशन के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।